सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस वाले चैप्टर के अंदर, वो सारे मैं आपको एग्जांपल के साथ इस वाली वीडियो के अंदर समझा दूंगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आप क्वेश्चन वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट आखिरकार होती क्या है? तो देखो, सपोज ये हमारी कंपनी है और कंपनी के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मनी। किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होगी? मनी। मनी का मतलब क्या होता है? कैश, यानी कि उसके बाद कितना पैसा है। उसके पास क्या होता है? कैश की उसके पास कितना पैसा है। मनी का मतलब यही तो होता है, कैश, उसके पास कितना पैसा है। अब ना ये जो कंपनी है इसको इस पैसे को कैलकुलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करना पड़ता है। क्यों कैलकुलेट करना पड़ता है? कि ये कैश कितना आया कितना गया। भाई देखो, हम भी अगर देखे जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम किस पे देते हैं? मनी पे देते हैं। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, हमारे खर्चे ज़्यादा तो नहीं है, हमारी इनकम कम तो नहीं है। इनकम ज़्यादा है तो खर्चे भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब मनी को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सेम कंपनी को भी ऐसा करना पड़ता है। कंपनी के पास कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो सारी चीज़ें कंपनी को क्या करनी पड़ती है? कैलकुलेट करनी पड़ती है। अब कंपनी इसको कैलकुलेट कैसे करती है? कंपनी इसको कैलकुलेट करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर। क्या बनाकर? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर, यानी कि कितना पैसा कंपनी के पास आया है, कितना पैसा कंपनी के पास गया है। अगर कंपनी को इसे कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। इसीलिए हमें क्या बनानी पड़ती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कि कैश को हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसके अंदर हम सिर्फ कैश को कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले तो हम किसको कैलकुलेट करते हैं? कैश को। ये तो हमने मान लिया, लेकिन और भी तो हमारे पास पैसा हो सकता है। जैसे कि बैंक के अंदर हमारे पास पैसा हो सकता है, तो उसे भी हमें क्या करना पड़ता है? कैश फ्लो के अंदर कैलकुलेट करना पड़ता है। और एक और चीज को हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो है कैश इक्विवेलेंट। अब ये कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो चीजें जिनको कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 24 आवर्स। जैसे कि आज मेरे पास ना रिलायंस के शेयर्स हैं। मेरे पास क्या है? रिलायंस के शेयर्स हैं। सपोज मैंने आज उनको सेल कर दिया, तो कल तक मेरे पास क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। तो मैंने उसे क्या कर दिया? 24 घंटे के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया। तो वो भी मेरा क्या होता है? कैश फ्लो का पार्ट होता है। तो कैश फ्लो वैसे तो आपको देखने से लगता होगा कि हमें सिर्फ कैश की कैलकुलेशन करनी है। कैश की तो करनी है, उसके साथ में बैंक में जितना पैसा है उसकी भी करनी है, उसके साथ में जो हमारे पास कैश इक्विवेलेंट है उसकी भी कैलकुलेशन हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ही करते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है कैश, फिर आता है बैंक, और फिर आता है कैश इक्विवेलेंट। तो अभी तक हमने क्या समझा? अभी तक हमने ये चीज़ समझी है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं? मनी, यानी कि कैश को कैलकुलेट करने के लिए। कितना कैश हमारे पास से आया, कितना कैश हमारे पास गया, कितना कैश हमारे पास था, कितना कैश हमारे पास अभी है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम तीन चीज़ों को मेजरली कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैश को कैलकुलेट करते हैं, फिर बैंक को कैलकुलेट करते हैं, और कैश इक्विवेलेंट को भी हम इसके अंदर ही लाते हैं। कैश इक्विवेलेंट यानी कि वो चीजें जो कि कैश में कन्वर्ट हो जाती है विद इन 24 आवर्स। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है एक्टिविटीज अंडर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? पार्ट्स, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अलग अलग पार्ट होते हैं। अब देखो यार, किसी भी कंपनी के अंदर आप रिलायंस को देखो, रिलायंस के पास कितना पैसा आता होगा, कितना पैसा जाता होगा। तो रिलायंस क्या हो गया? रिलायंस तो पागल हो जाएगा उस पैसे को लिखते हुए कि 1 रुपये का पेन आया, 2 रुपये के पेन आए, कितनी लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो वो कैसे लिखेगा? इसीलिए हम कैश फ्लो को अलग अलग पार्ट्स में बनाते हैं। कैसे पार्ट्स में बनाते हैं देखते हैं। देखो, अगर सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 3 मेजर काम होते हैं। सबसे पहले तो उसके अंदर होता है उसका मेन वर्क। अब मेन वर्क क्या होता है? मेन वर्क वो होता है जिसके लिए कंपनी खुली होती है। जैसे कि टाटा मोटर्स के लिए मेन वर्क क्या है? जो ये टाटा मोटर्स नाम की कंपनी है, इसके लिए मेन वर्क क्या है?
कार्स बनाना, उनको सेल करना, ये क्या हो गया, इसका मेन वर्क हो गया। तो मेन वर्क क्या होता है, जिसके लिए कंपनी खुली है। जैसे आप भी अगर एक कंपनी खोलोगे तो उसके अंदर आप सोचोगे ना कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, मुझे सामान यहाँ से लेना है, वहाँ बेचना है, मुझे सर्विस देनी है, मुझे मैन्युफैक्चर करना है। तो आप भी क्या करोगे, एक मेन काम को फोकस करके अपनी कंपनी खोलोगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है कंपनी के अंदर, मेन काम होता है। ठीक है, अभी कंपनी के अंदर कभी कभी एक्सेस मनी होती है। क्या होती है, एक्सेस मनी होती है। क्या होती है, कंपनी के अंदर कभी कभी एक्सेस मनी होती है। अब कंपनी सपोज इसको बैंक में रहने दे, तो क्या पैसा अपने आप बढ़ जाएगा, बैंक में रहा रहा तो नहीं बढ़ेगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इस एक्सेस मनी को कभी कभी इन्वेस्ट कर देती है। यानी कि कंपनी को कभी कभी कौन सा काम करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी काम करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्यों करना पड़ता है यार, अगर कंपनी के पास एक्सेस मनी है तो बेटर है ना कि उसको इन्वेस्ट कर दो, उसको बैंक में क्यों पड़े रहने देना, अच्छा हो जाएगा। अगर आप उसे इन्वेस्ट कर दोगे तो हो सकता है चार पैसे आ जाए आपके पास। तो कंपनी कभी कभी क्या कर देती है, इन्वेस्टमेंट कर देती है। और दूसरी चीज, तीसरी चीज, इसके ये तो हो गई पहली जो मेन वर्क हो गया, दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट। और तीसरी चीज होती है कंपनी के अंदर जो काम आती है कंपनी के, वो होता है बोरोइंग, यानी कि पैसा उधार लेना। तो तीसरी चीज क्या होती है, बोरोइंग। आप देखो बोरोइंग के अंदर हम एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे कि लोन हो गए, जैसे कि शेयर को इशू करना हो गया, या फिर जैसे कि डिबेंचर को इशू करना हो गया, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर को इशू करना हो गया, एक्सेट्रा। अगर आप देखो तो क्या ये दुनिया बिगर लोन दिए और बिना लोन लिए चल जाएगी? किसी भी कंपनी के लिए, कोई सी भी कंपनी हो, कितना इंपॉर्टेंट है लोन लेना, शेयर इशू करना, मतलब हर कंपनी ये चीज़ तो करती करती है। तो अगर मैं आपको मेन 3 काम बताऊं तो सबसे पहला काम आप क्या बोलोगे, एक कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका मेन वर्क, उसके मेन वर्क के बिना तो वो चल ही नहीं सकती। दूसरा उसके लिए इंपॉर्टेंट काम आता है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट भी कंपनी को करनी पड़ जाती है कभी कभी। और तीसरा उसके पास मेन काम आता है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है कि पैसा लेना और पैसे को वापस से चुकाना। तो ये 3 मेन वर्क होते हैं किसके, एक कंपनी के, जिसके लिए कंपनी काम करती है, जिससे कि कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, अब ना जितने भी ये मेन वर्क होते हैं ये हम कैश फ्लो के अंदर कैसे कैसे डालते हैं। तो सबसे पहला अगर हम मेन वर्क की बात करें तो कैश फ्लो के अंदर ये आता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। किसके अंदर आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, ए, यानी कि कैश फ्लो का ये कौन सा पार्ट है, ए। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जितना भी पैसा आएगा, जितना भी पैसा जाएगा, उसको हम लिखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और ये क्या हो गया, कैश फ्लो का बी पार्ट हो गया। और जितना भी हम बोरोइंग से रिलेटेड पैसा करते हैं उसको हम कहाँ लिखते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। और ये क्या हो गया, कैश फ्लो का तीसरा पार्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, मेजरली कैश फ्लो के 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, ए, बी और सी। पहली एक्टिविटी कौन सी हो गई, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरी कौन सी हो गई, इन्वेस्टिंग। और तीसरी कौन सी हो गई, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ ए, बी और सी को मिला के मैं क्या कह सकता हूँ कि ये क्या होता है, इन तीनों को अगर हम मिला देते हैं, इन दोनों तीनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि हमारा कैश कितना आया और कितना गया। इसका मतलब जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका, ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। यहां मैंने लिख दिया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, अब हमें कहां पहुंचना है, क्लोजिंग तक पहुंचना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ए, ए का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसके बाद बी को ऐड करते हैं, इसके बाद सी को ऐड करते हैं। बी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सी का मतलब क्या होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटीज को इस तरीके से हम ऐड करते हैं और लास्ट में हम कहां पहुंच जाते हैं, क्लोजिंग पे। किसका क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये क्या हो गया हमारा,
इस तरीके से हमारी कुछ स्टेटमेंट दिखती है। क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये मेजरली चीज़ें हमारे पास आती हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आया? सबसे पहले हमारे पास आया ओपनिंग बैलेंस हमारा क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी कि पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इस एक्टिविटी से कितना पैसा हमारे पास आया, कितना पैसा हमारे पास से गया, ए। उसके बाद हम क्या करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कितना पैसा हमारे पास से आया, कितना पैसा हमारे पास से गया। फिर सी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जब हम ओपनिंग बैलेंस के अंदर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस पे पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सिंपल। तो इस तरीके से हमारी क्या दिखती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी दिखती है। तो इस वाले पार्ट के अंदर हमने क्या देखा? एक्टिविटीज। एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? कैश फ्लो के अलग अलग पार्ट। कैश फ्लो का पहला पार्ट क्या होता है? जिसके अंदर हम मेन वर्क लिखते हैं, जो कि होती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरे के अंदर हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिखते हैं, वो होती है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरे से अंदर हम बोरोइंग लिखते हैं, वो होती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और जब हम इसे ए प्लस बी प्लस सी बोल देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, यानी कि हमारा नेट कैश, एक पर्टिकुलर साल में कितना कैश फ्लो हुआ है, कितना पैसा गया है, कितना पैसा हमारे पास आया है, और उसको हम कैश फ्लो के अंदर इस तरीके से लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस प्लस तीनों एक्टिविटीज, और हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं? क्लोजिंग बैलेंस पे। फिर हम पहुंच जाते हैं किसके? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। अब हम एक एक करके तीनों एक्टिविटीज को पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा? 3 एक्टिविटीज सीखी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब एक करके देखते हैं कि ऑपरेटिंग के अंदर हम कैसे कैश को कैश का प्लस और माइनस करते हैं, फिर फाइनेंसिंग के अंदर कैसे प्लस और माइनस करते हैं, फिर इन्वेस्टिंग के अंदर कैसे प्लस और माइनस करते हैं। एक एक करके इनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑपरेटिंग के अंदर हम कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं या फिर कैश को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इसके 2 मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है आपका डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो मेरे पास आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये जो डायरेक्ट मेथड है ये नॉट इन सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जो डायरेक्ट मेथड है ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इसको नहीं पढ़ना। अगर एमसीक्यू में एक आधा नंबर का कभी कभी मार्क्स आ जाता है कि कौन से 2 मेथड होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला होता है आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट मेथड। हमें कौन सा पढ़ना है? इनडायरेक्ट मेथड पढ़ना है। तो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ने के लिए ना एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस। अब ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होती क्या है? देखो, आपने 11th क्लास में सीखा होगा कि आप क्या बनाते थे? ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे। क्या बनाते थे? ट्रेडिंग P&L अकाउंट। तो वो तो होता था पुराने टाइम में। अब क्या बनाते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो ये किस तरीके से दिखती है मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। सबसे पहले हमें इसका फॉर्मेट होता है सीधा। सबसे पहले पर्टिकुलर, और यहाँ पर हमारे पास आता है अमाउंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारी ये दिखती कैसे है। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, पता है आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट वो दे देंगे और उससे बोलेंगे कि स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L दिखता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होती है? सेल्स। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं क्या? अदर इनकम, यानी कि हमारी जो दूसरी इनकम होती है। उसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहां पर आ जाता है टोटल इनकम। इसके बाद हम माइनस करते हैं एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले हमारे पास कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं। कैश एक्सपेंसेस जैसे कि रेंट हमने पेड कर दिया, तो रेंट कैसे पेड किया होगा? कैश में ही तो किया होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा कैश एक्सपेंसेस हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा हो सकता है? नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब ये नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के अंदर हम क्या कैश की लेन देन ही करते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं डेप्रिसिएशन को। और क्या हो सकता है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
क्या हो सकते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे कि आपको लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आपने इन्वेस्ट किया था पैसा, उसके ऊपर आपको लॉस हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि हमारी कैश फ्लो के अंदर 3 एक्टिविटी होती है। एक तो मेन एक्टिविटी होती है जो कि मेन काम करती है कंपनी, उसके अंदर हम लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, और अभी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही बनाना सीख रहे हैं। तो उसके बाद हमारे पास क्या आती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती है। अब हमें लॉस किस पे हुआ है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो हमें लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, यानी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी। तो यार ये चीज़ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर जानी चाहिए ना, ये चीज़ ऑपरेटिंग के अंदर क्या कर रही है? इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हम लिखते हैं। यानी कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस हमने क्या कर दिया, यहाँ पर माइनस करके दिखा दिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है नेट प्रॉफिट। इसके बाद हम इसमें से क्या करते हैं? टैक्स को माइनस कर देते हैं। अगर हमें कुछ रिफंड आता है तो उसको हम प्लस कर देते हैं। टैक्स को क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। हमें कुछ रिफंड आता है तो उसको हम वापस से प्लस कर देते हैं। ठीक है, यानी कि रिफंड किसका आएगा? ये टैक्स का रिफंड आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स। सपोज हमने 5,000 रुपये जमा कर दिए थे, तो हमने 5,000 रुपये माइनस कर दिए और हमारे पास 3,000 रुपये का रिफंड आ गया। तो 3,000 रुपये हम वापस से ऐड बैक कर देंगे, तो वहीं पर हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास अगर टैक्स हम देते हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं, रिफंड आता है तो हम उसे प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर भी ऐड करते हैं। क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर भी हम कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के अंदर से माइनस कर देते हैं। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? तो देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का मतलब होता है जो कि अचानक से आपके साथ चीज़ हो जाती है, जैसे कि आपकी लॉटरी लग गई। एग्जाम्पल के लिए लॉटरी लग गई। अब एक बार बताओ, क्या ये लॉटरी है, ये आपकी इनकम है? हाँ बिल्कुल इनकम है। तो आपको ये अदर इनकम में लिख सकते थे? हाँ बिल्कुल लिख सकते थे। लेकिन उसके बाद भी हम अदर इनकम में इसको नहीं लिखते, यहाँ पर लिखते हैं अलग से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्यों? क्योंकि लॉटरी तो अचानक से लग गई ना, किस्मत की वजह से लग गई। ऐसा हो सकता था लॉटरी आपकी ना लगती, ऐसा भी हो सकता था कि आपकी अगली साल लॉटरी लग जाएगी, आपको थोड़ी ना पता है कि अगली साल लगेगी, उससे अगली साल लगेगी नहीं या नहीं लगेगी। तो ये जो अचानक वाली चीज़ होती है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में की तरह लिखते हैं। अगर हमारी इनकम होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में तो ऐड करते हैं, और अगर हमारी एक्सपेंस होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में या लॉस होता है तो उसे हम माइनस करते हैं। लॉस कैसे हो सकता है? सपोज आपके गोडाउन में फायर लग गई, क्या हो गई? आग लग गई, और आपका जो स्टॉक था वो क्या हो गया? तबाह हो गया। अब आप मेरे को एक बार बताओ, क्या ये जो आग है ये हर साल आग लगती रहेगी आपके गोडाउन में? यार वो तो एक बार गलती से लग गई होगी, किसी की गलती से लग गई होगी, या फिर कोई दिक्कत हो गई होगी उसकी वजह से लग गई होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि ये हर बार लगती रहेगी। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? हम लिखते हैं कि ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है इसमें हम क्या करते हैं? टैक्स माइनस करते हैं, इसमें से हम रिफंड ऐड कर देते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड कर देते हैं अगर इनकम है तो, और अगर हमारा एक्सपेंस है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम माइनस कर देते हैं। तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है? लास्ट में हमारे पास बच जाता है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट कौन सा था? ये था बिफोर, ये नेट प्रॉफिट था बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और ये नेट प्रॉफिट कौन सा है? आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है? ये बच जाता है, और इसको ही हम क्या कर देते हैं? इसको ही हम बोल देते हैं कि ये हमारा फाइनल प्रॉफिट हो जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट हो गया। क्वेश्चन के अंदर आपको ये बना बनाया मिलेगा, आपको याद नहीं करना। इससे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं वो चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम कौन सी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं? ऑपरेटिंग। तो देखते हैं ऑपरेटिंग हम इससे कैसे बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारा कैश फ्लो कैसे निकाल सकते हैं हमें वो देखना है। सबसे पहले मैं कैश फ्लो का फॉर्मेट बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा कैश फ्लो का फॉर्मेट। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट्स। ठीक है,
तो अब हमने क्या देखा था ना कि ये जो ऑपरेटिंग है इसके दो मेथड होते हैं। एक तो डायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड बहुत आसान होता है, जो आया उसे ऐड करो, पैसा गया तो उसे माइनस करो, कितना आसान है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में हम उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं का क्या मतलब होता है? उल्टा चलते हैं यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और इससे ऊपर की तरफ चलते हैं। इससे किसकी तरफ चलते हैं? ऊपर की तरफ चलते हैं, यानी कि यहां से ऐसे ऊपर की तरफ चलते हैं। जो भी नॉन कैश चीजें होती है उनको हम हटाते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले एक एक चीज करके देखते हैं कि क्या क्या हम लिखते हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या लिखेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये क्या हो गया हमारा? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया है यहाँ पर? ये चार चीजें की है। अब इन चार चीजों को अगर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे। हमने इसे क्या किया था? ऐड किया था, तो हम इसे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर यहाँ पे हमने क्या किया था? इसको माइनस किया था, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को हमने प्लस किया था, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? हम उल्टा करेंगे ना, हटाने के लिए हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने रिफंड को ऐड किया था, तो हम रिफंड को माइनस कर देंगे। रिफंड ऑफ टैक्स। इसके बाद हमने ये जो टैक्स है इसको माइनस किया था, तो उल्टा करने के लिए हम ऐड कर देंगे। तो हम ऐड कर देंगे क्या? टैक्स। तो ये क्या हो गया हमारा? हमने उल्टा करके इन सब का जो रिफ्लेक्शन हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर आ रहा था वो हमने हटा दिया। ये हमने माइनस कर दिया और ये भी हमने माइनस कर दिया। अब मैं कहाँ पर पहुंच गया? अगर मैं आपको ऊपर जाके दिखाऊं तो मैं यहाँ पर पहुंच गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कहाँ पे था मैं? यहाँ पर था। यहाँ से मैंने उल्टा हिसाब करके क्या कर दिया? यहाँ पर कर दिया, यानी कि मैं यहाँ पर पहुंच गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये क्या था? आफ्टर था, और मैं कहां पर पहुंच गया? बिफोर पे पहुंच गया हूं। ठीक है, इसके बाद और ऊपर चलते हैं। और ऊपर मुझे क्या दिया गया है? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आप ये बताओ हम क्या बना रहे हैं? हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं। ये क्या है? नॉन ऑपरेटिंग, यानी कि ये किसका है? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है। तो यार ये यहाँ पर क्या कर रहा है? हमने इसको क्या किया है? यहाँ पर माइनस किया हुआ है, तो हम इसे उल्टा कर देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो वहां देखेंगे ना उन्हें, यहां पर हमने क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नॉन कैश एक्सपेंसेस। यार एक बात बताओ, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखते हैं? सिर्फ कैश ही तो लिखते हैं। ये क्या दिया हुआ है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। इसको हम क्यों लिखेंगे? इसे भी हटाओ। हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने माइनस किया था, तो अब प्लस कर देंगे। तो फटाफट हटा दो इसे भी। क्या? नॉन कैश एक्सपेंसेस। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? कैश एक्सपेंसेस। अब मेरे को एक बात बताओ यार, कैश एक्सपेंसेस को हम हटाएंगे? कैश एक्सपेंसेस को ही तो लिखते हैं कैश फ्लो के अंदर, तो इसको हम नहीं हटाएंगे। नहीं हटाएंगे तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो अभी हम कहाँ पर आ गए? टोटल इनकम के ऊपर आ गए। अब हमारे पास क्या है? अदर इनकम। अब देखो, अदर इनकम ना हमारे पास कुछ टाइप की हो सकती है। टाइप की हो सकती है जैसे कि एक तो अदर इनकम हो सकती है जो कि हमें कैश में हुई होगी। एक अदर इनकम हो सकती है हमें जो कि नॉन ऑपरेटिंग में हुई होगी। नॉन ऑपरेटिंग यानी कि जो हमारी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट होगी। किसका? इन्वेस्टिंग या फिर फाइनेंसिंग का पार्ट होगी। अब मेरे को ये तो समझ में आता है कि कैश हम लिख देंगे, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग को हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे? नॉन ऑपरेटिंग हमारी क्या लगती है? और नॉन कैश भी हमारी इनकम हो सकती है। नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग को हम यहाँ पर क्यों लिखेंगे? जैसे हमने इन दोनों को उल्टा किया था। यहाँ पर क्या था? नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इनको क्या किया था? उल्टा किया था। इसी तरीके से इन दोनों को भी हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा। तो यहाँ पर हमने माइनस किया था इसीलिए प्लस किया था, यहाँ हमने प्लस किया हुआ है इसीलिए हम इन्हें माइनस कर देंगे। तो फटाफट इनको माइनस कर देते हैं। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? अब ये धीरे धीरे हमारी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो फॉर्म होती जा रही है। धीरे धीरे देखना, आपको पूरी चीज़ समझ आ जाएगी और आपको ये चीज़ साथ साथ में याद भी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया हमारा? यहाँ पर मैंने क्या बोला? अदर इनकम्स। लेकिन अदर इनकम्स कौन सी वाली? जो कि नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है,
तो ये 3 चीज़ें मैंने ऐड कर दी और ये चीज़ मैंने माइनस कर दी। अब मेरे पास क्या आ गया, अब मेरे में एक्चुअल आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे पास यहाँ पर आ गया। अब मेरे पास एक चीज और आती है, क्या चीज आती है, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कभी कभी तो इंक्रीज हो जाती है, कभी कभी डिक्रीज हो जाती है, करंट लाइबिलिटी भी कभी कभी इंक्रीज हो जाती है और करंट लाइबिलिटी भी कभी कभी डिक्रीज हो जाती है। अब मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, हमारे पास करंट एसेट होता है, करंट एसेट जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं इन्वेंट्री। करंट एसेट का अगर आपको एग्जांपल लेना है तो इन्वेंट्री लेना है, ठीक है। जैसे इन्वेंट्री हो गया, करंट एसेट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ आ सकती है, इन्वेस्टमेंट वगैरह। इन्वेंट्री हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मेरे पास 1 लाख की इन्वेंट्री थी, ये करंट एसेट मेरे पास इंक्रीज हो गई, यानी कि 1,20,000 की हो गई। पहला पार्ट देख रहे हैं अभी हम सिर्फ, तो मेरे पास करंट एसेट क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 1,20,000 की हो गई। अब एक बात बताओ, मेरे पास पहले 1 लाख की इन्वेंट्री थी, मेरे पास अब 1,20,000 की हो गई, यानी कि 20,000 मैंने क्या कर लिया, परचेज कर लिया। अब मैं आपसे कुछ चीज़ खरीदूंगा तो बदले में आपको क्या दूंगा, पैसा दूंगा। फिर से समझो, मेरे पास इन्वेंट्री थी 1 लाख की, अब हो गई 1,20,000 की, यानी कि 20,000 का मैंने परचेज कर लिया। परचेज करूंगा तो पैसा दूंगा, पैसा दूंगा, इसका मतलब अगर हमारी करंट एसेट कभी भी इंक्रीज होगी तो मेरे पास से पैसा जाएगा, पैसा माइनस होगा। इसीलिए अगर करंट एसेट कहीं भी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी तरीके से अगर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, सपोज यहां पर 80,000 हो गया, इसका मतलब मेरे पास 1 लाख की थी, अब 80,000 हो गई, यानी कि 20,000 मैंने सेल कर दी। सेल करूंगा, मैं इन्वेंट्री को सेल करूंगा तो पैसे को अपने पास लाऊंगा, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम करंट लाइबिलिटी भी देखते हैं। करंट लाइबिलिटी सपोज मेरे पास क्रेडिटर है, क्या है, क्रेडिटर्स है। मेरे पास 1 लाख के क्रेडिटर थे, 1,20,000 के हो गए। कितने के थे, 1 लाख के थे, 1,20,000 के हो गए। एक बात बताओ, 1,20,000 के हो गए, यानी कि सबसे पहले मैंने 1 लाख पे उधार का माल खरीदा हुआ था, अब 1,20,000 का उधार का माल खरीद लिया, यानी कि 20,000 का और माल खरीद लिया उधार का। अब मैं उस माल को जब सेल करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। फिर से देखो, मेरे पास क्रेडिटर थे 1 लाख के, अब 1,20,000 के हो गए, यानी कि 20,000 का मैंने और माल खरीद लिया। खरीदा कैसे है, उधार पे, पैसा नहीं दिया मैंने, सिर्फ माल खरीदा है उधार पे। अब इस माल को जब मैं सेल करूंगा, इस माल को जब मैं सेल करूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा। इसका मतलब अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम प्लस करते हैं और करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम माइनस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 80,000 हो गई, 1 लाख से कितनी हो गई, 80,000 हो गई, यानी कि पहले 1 लाख के थे, अब 80,000 के हो गए, यानी कि 20,000 का मैंने उन्हें पेमेंट कर दी। पेमेंट कर दी तो पैसे गए, पैसे गए तो यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया। तो आपको मैंने एक एक चीज लॉजिक से समझाती कि करंट एसेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है, करंट एसेट डिक्रीज होती है, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होता है। अब जिसको लॉजिक पसंद नहीं है वो तो इन्हें रट्टे मारेगा, लेकिन जिसे रट्टा मारना पसंद नहीं है वो इसका लॉजिक समझ के सारी चीज कर देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या बच गया यहाँ पर, यानी कि करंट लाइबिलिटी को, करंट एसेट को मैं क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा। इंक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा। डिक्रीज हो रहा है तो मैं प्लस करूँगा, ये प्लस करूँगा, ये माइनस करूँगा। यहाँ तक हम पहुँच गए, बिल्कुल पहुँच गए। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन आप देखोगे कि ये वाली हेडिंग और ये वाली हेडिंग बिल्कुल सेम हो गई, तो मैं इन दोनों में डिफरेंस कैसे लाऊंगा, तो मैं इन दोनों में डिफरेंस लाऊंगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर, ये क्या है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल यानी कि ये जो है इसको ही मैंने लिख दिया वर्किंग कैपिटल चेंज। तो मैंने क्या लिखा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, यानी कि अभी तक करंट एसेट करंट लाइबिलिटी डिक्रीज नहीं हुई। अब क्या हो गई, ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो मैं यहां पर लिखूंगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। लेकिन हम आफ्टर वाली चीज अभी के लिए नहीं लिखते, ठीक है।
अब मेरे को एक बात बताओ, हमने यहाँ पर क्या किया था, ये सारी चीज़ें अलग अलग की थी। अब मैंने यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, मेरी अदर इनकम हो गई और मैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि पूरे चार्ट में मैं नीचे से ऊपर तक पहुँच गया। अब सिर्फ मेरे को एक छोटी सी चीज़ बताओ, आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो गई। छोटी सी चीज़ ये कि यार ये जो पार्ट है, क्या ये कैश एक्सपेंसेस है, क्या ये कैश एक्सपेंसेस या फिर कैश इनकम है, क्या ये कैश एक्सपेंसेस या फिर कैश इनकम है? मेरे को एक छोटी सी बात बता दो। जो मैं टैक्स में पैसे दूंगा कैश में ही तो दूंगा, तो आप सोचोगे कि अगर मैंने इन्हें कैश में पैसे दिए तो यहां पर मैंने इन्हें उल्टा क्यों किया, अगर मैंने कैश में पैसे दिए तो मैंने इन्हें उल्टा क्यों किया? तो आपकी वो नाराजगी दूर करने के लिए मैं दोबारा से यहां पर टैक्स को माइनस कर देता हूं, जो रिफंड आया उसे प्लस कर देता हूं। इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में पैसे आए हैं वो उसे ऐड कर देता हूँ, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर हमारा लॉस हुआ है तो उसको माइनस कर देता हूँ। आप सोचोगे कि यार सर आप पागल हो गए हो क्या, आपने सबसे पहले तो ये यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर टैक्स को ऐड किया और नीचे बोल रहे हो कि उसी टैक्स को हम माइनस कर देंगे। इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्लस माइनस किया, रिफंड को क्या किया, माइनस किया, और इसी तरीके से रिफंड को यहाँ प्लस कर दिया। तो ये दो दो बार क्यों किया? अगर हम इसे भी ना करें इसे भी ना करें तो भी तो हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। मैंने 10,000 रुपए ऐड किए फिर माइनस किए, कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा। तो इससे अच्छा तो ये है मैं दोनों चीजों को ना करूं। तो देखो यहां पर हमारा टॉपिक आता है फॉर्मेट। देखो ये क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर मैं हर इंसान को बनाने को दे दूंगा ना, सपोज यहां पर एक बच्चा है ये बना रहा है, यहां पर एक बच्चा है ये बना रहा है, यहां पर एक बच्चा है ये बना रहा है, हर कोई अपने हिसाब से बना लेगा। तो जो पढ़ने वाला इंसान है उसे समझ नहीं आएगी यूएसए की कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंडिया वाले को समझ आ जाएगी नहीं आएगी, वो अपने हिसाब से बनाएगा, मैं अपने हिसाब से बनाऊंगा, तो यहां पर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया में एक तरह की कैश फ्लो स्टेटमेंट बननी चाहिए, इसीलिए हमने उसका एक फॉर्मेट तैयार किया है। अभी आपको पता चला होगा हम फॉर्मेट क्यों याद करते हैं, क्यों हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया है, फॉर्मेट को याद किया है। फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, पहले हम चीजों को यहां पर उल्टा करते हैं और फिर यहां पर इनको एक्चुअल में माइनस करते हैं। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि नीचे हम माइनस क्यों करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया टैक्स, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, रिफंड हमारे पास जो आया उसे ऐड कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आइटम ऐड करने थे वो ऐड कर दिए और जो माइनस करने थे वो माइनस कर दिए। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हो गया। अब बस एक चीज़ और ये लाइन छोटी है ना, तो इनमें डिफरेंस मैं कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो निकाल सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको पूरी की पूरी मैं रिवाइज करा रहा हूँ फिर से आप देख लो कि ये चीज़ आपको एग्जाम में दी जाएगी, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना जरूरी था। ये आपको एग्जाम में दी जाएगी और ये चीज़ आपको बनानी पड़ेगी खुद से। तो हम देखते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट लिखते हैं, ठीक है। ये कौन सा है, आफ्टर टैक्स, कौन से वाला, आफ्टर टैक्स वाला, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन चारों चीजों को उल्टा करते हैं। उल्टा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मेट के हिसाब से यहां पर इन्हें उल्टा करना है और वापस से इन्हें यहां पर माइनस करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर उल्टा कर देते हैं। सपोज हमने यहाँ पर क्या किया था, टैक्स को माइनस किया हुआ था, तो हम यहाँ टैक्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हर चीज़ को हम उल्टा कर देते हैं, इन सारी चीज़ को उल्टा कर देते हैं। जो प्लस है उसे माइनस, जो माइनस है उसे प्लस। हम कहाँ पहुँच जाते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कहाँ पहुँच जाते हैं, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। मैंने बोला ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का पार्ट है, तो यहां से हटा दूं, आपने बोला हटा दो। मैंने कहा यहां पे मैंने माइनस किया था, तो हटाने के लिए मैं प्लस करूंगा, तो इसको मैंने प्लस कर दिया, क्या, प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर नॉन कैश, मैंने बोला कैश, हम सिर्फ कैश की चीज लिखेंगे, नॉन कैश नहीं लिखेंगे। आपने बोला सर इसे भी हटा दो, मैंने बोला ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस हटा देता हूं। मैंने माइनस किया हुआ है तो हटाने के लिए प्लस कर दूंगा, यहां पर नॉन कैश एक्सपेंसेस मैंने प्लस कर दिए। अब मैंने बोला कैश एक्सपेंसेस भी हटा दूं, आपने बोला सर ये क्यों हटा रहे हो, ये तो कैश एक्सपेंसेस है, ये तो हमें चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है नहीं हटाता। हम कहाँ पहुंच गए, टोटल इनकम पे पहुंच गए। अब हमारे पास आई टोटल अदर इनकम। अदर इनकम पे हमारे पास क्या क्या आया, अदर इनकम पे एक तो कैश था, मैंने कहा कैश हटा दूं। आपने बोला सर कैश क्यों हटाओगे आप, कैश तो होगा। मैंने बोला नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश नहीं हटा रहा मैं। आपने बोला सर ये तो आपको हटाने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों हटाने पड़ेंगे, आपने बोला नॉन ऑपरेटिंग किसका है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का, वहां पर हम देखेंगे। और नॉन कैश किसका है, नॉन कैश तो हमारा किसी के अंदर भी नहीं आता, तो ये
भी हटाना पड़ेगा। तो मैंने बोला हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, आपने बोला ये प्लस है तो यहाँ पर आप माइनस कर दोगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने यहाँ पर माइनस कर दिया अदर इनकम को। अदर इनकम के अंदर कौन सी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग ओनली, तो यहाँ पर माइनस कर दिया। फिर मेरे पास आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब मैंने बोला कि यार हमारे पास ना करंट एसेट करंट लाइबिलिटी भी आती है, अगर ये ऐड होती है तो माइनस होती है, इस तरीके का हमारा कुछ लॉजिक होता है, और इसको मैं क्या बोलता हूँ, वर्किंग कैपिटल बोलता हूँ। तो आपने बोला ठीक है सर, एक काम करो, ये जो आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पर लिख रहे हो ना, इससे पहले यहाँ पर क्या लिख दो, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज यानी कि ये वाला जो वर्किंग कैपिटल है इसको चेंज कैसे किया, ठीक है। इसके बाद मैंने बोला कि अब कुछ रह गया या फिर मेरा कैश फ्लो निकल गया। आपने बोला सर यहाँ पर आपने बोला था फॉर्मेट के हिसाब से ये करना है, तो यहाँ पर हमने उल्टा किया था, यहाँ पर हम सीधा कर देंगे, यानी कि टैक्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, रिफंड को ऐड कर देंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को ऐड कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। ये चीज़ हम कहाँ से देख के करेंगे, बिल्कुल सेम जैसा हमने यहाँ पे किया है ना, उसे ही हम नीचे टीप देंगे। जैसा हमने सेम यहाँ पर किया हुआ है उसे ही हम नीचे टीप देंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर नीचे ये टीप दिया और यहाँ पर क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने बोला सर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो बिल्कुल सेम हो गई। मैंने बोला ठीक है ना, यहाँ पर बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिख लो। आपने बोला ठीक है हम लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको कुछ भी याद करना पड़ा, पूरी की पूरी चीज़ मैंने लॉजिक से आपको बता दी। आप इसे 5 मिनट पढ़ो, एक बार इसके ऊपर उंगली रख के खुद से मन में पढ़ना, उसके बाद आपको ये पूरी की पूरी चीज़ याद हो जाएगी विद लॉजिक। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम कैसे बनाते हैं वो चीज़ हमारी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अभी हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ ली, अभी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हमने नहीं पढ़ी। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, क्या, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट क्या होता है, तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हम बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं जैसे कि हम कोई भी और नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं। अब ये प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का मतलब होता है जो हमारा फ्यूचर में खर्चा होने वाला है उसके पैसे हमने अभी से ही अलग से निकाल के रख लिए। सपोज मुझे पता है फ्यूचर में ना मुझे टैक्स देना पड़ सकता है, तो मैंने थोड़ा सा पैसा निकाल के अभी अलग जेब में रख लिया, उसको मैंने क्या बोला, प्रोविजन बोला। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम कभी कभी बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स किसका होता है, दूसरे का पैसा होता है, हमें देना होता है, तो ये क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। और यहां क्या लिखते हैं, टू बैलेंस सीडी। ये क्या हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आपका हो गया। ओके, यहां पर आपका आ जाता है टोटल। इसके बाद कभी कभी हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन से पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश से और बैंक से तो पेमेंट करेंगे। इसके बाद कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, ये जो एक्सपेंसेस हमारा होता है इसे हमें P&L में डालना पड़ता है। P&L में हम क्यों डालते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक तरह से एक्सपेंस है। तो हम क्या करते हैं, बाय P&L अकाउंट में हम इसको डाल देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा आ जाता है और यहाँ पर हमारे पास कुछ पैसा आ जाता है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यार ये जो हमने अकाउंट बनाया है इसके अंदर जितना भी कैश फ्लो हुआ है वो हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, कैश के अंदर लिखना पड़ेगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने पेमेंट की है, क्या की है, पेमेंट करी है। तो हम ऑपरेटिंग में से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, P&L में लिखा है, यानी कि ऑपरेटिंग में हम इसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। आप बोलोगे सर ऑपरेटिंग में से माइनस, ऑपरेटिंग में प्लस, ये क्या आया, तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो हमने ऑपरेटिंग में कैसे लिखूँ, 1 सेकेंड, ये इसका है और ये इसका है, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला जो हमें ऑपरेटिंग में प्लस करना है, हमने यहाँ क्या लिखा है, 2 स्टार लगाए या फिर 1 स्टार लगाया। हमने बोला कि ऑपरेटिंग में जो आपको प्लस करना है, अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जाओगे, ऑपरेटिंग जो अभी हमने पढ़ी है उसके अंदर हम टैक्स को प्लस कहाँ पे करते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 स्टार लगा दिया, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो प्लस करना है वो कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये वाली चीज़ हमें प्लस करनी होती है। प्लस कहाँ करनी होती है, जहाँ मैंने सिंगल स्टार लगाया, यानी कि जहाँ हम टैक्स को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं ये क्या करना होता है, हमें ऑपरेटिंग में से माइनस, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, डबल स्टार लगा रहे हैं। हम टैक्स को माइनस कहाँ करते हैं, यहाँ पर टैक्स को माइनस करते हैं। तो मैंने यहाँ पर डबल स्टार लगा के बता दिया। तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट हमारा होता है, सबसे पहले हम इसके अंदर क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम कैश की पेमेंट करते हैं तो यहाँ लिखते हैं, P&L के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं। जो P&L के अंदर डालेंगे उसे हम प्लस करेंगे और जो पेमेंट करेंगे उसे हम माइनस करेंगे। तो जब हम इसे प्लस करेंगे तो हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ हमने टैक्स को प्लस किया होगा, टैक्स को प्लस हमने कहाँ किया, यहाँ पर किया। और जब हम इसको माइनस करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में से माइनस करेंगे, तो टैक्स को हमने माइनस कहाँ किया, यहाँ पे किया, तो यहाँ पर क्या आ गए, 2 स्टार आ गए। तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला टैक्स हम प्लस करेंगे वो कौन से वाला अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट होगा, और जो नीचे वाला टैक्स हम माइनस करेंगे वो कौन से वाला अमाउंट होगा, ये वाला अमाउंट होगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट कितना ज्यादा हम यूज करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, और इसकी वजह से हमारा कितना काम आसान हो जाता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी आपका क्लोज हो गया। अब दोनों एक्टिविटीज को देखते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट भी किस तरीके से बनता है, बिल्कुल सेम जैसे कैश फ्लो के अंदर हम बनाते हैं, यही फॉर्मेट हमारा यहाँ पर फॉलो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का भी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पर्टिकुलर में यहाँ पर लिख लेता हूँ और यहाँ पर अमाउंट लिख लेता हूँ। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आपको क्या पता चलता है कि जितना भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट को सेल किया तो हमारे पास पैसा आया, इन्वेस्टमेंट को हमने क्या किया, सेल किया, तो हमारे पास पैसा आया, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट परचेज की, क्या की, परचेज की, तो उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं तो पैसा हमें देना पड़ेगा, यानी कि हम उसे क्या कर देंगे, माइनस। और इन्वेस्टमेंट हम सेल कर रहे हैं तो हम उससे पैसा लेंगे, इसीलिए हम उसे क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। अभी सपोज मैंने ना FD कराई हुई थी या किसी को लोन दिया हुआ था, उसके ऊपर मेरे को रिटर्न मिला, तो आपको क्या मिल सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे कि आपको डिविडेंड मिल सकता है, आपको इंटरेस्ट मिल सकता है, आप लोन दोगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। तो उसको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, और यहाँ पर आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर कुछ खास चीज़ें नहीं होती। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट तो आपको पता है ना, कुछ भी हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, बिल्डिंग भी तो आपकी एक तरह से क्या इन्वेस्टमेंट है ना, बिल्डिंग हो सकती है, लैंड हो सकती है, मशीन हो सकती है, ये सारी चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि शेयर वगैरह, इन्वेस्टमेंट के अंदर सारी चीज़ होती है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन्वेस्टमेंट यानी कि जितनी भी आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, फिक्स एसेट जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, या फिर आपकी मशीन हो गई, या फिर आपकी बिल्डिंग हो गई, या फिर आपकी और भी चीज़ें हो गई, वो सारी भी क्या आती है, लैंड वगैरह हो गई, वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट ही आपकी होती है। तो ये क्या हो गई, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गई और फिक्स्ड एसेट हो गई। और क्या होता है, जैसे कि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें करते हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे कि शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करता है, इन्वेस्टमेंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड करता है। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट वगैरह हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आती है। तो आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट अगर आप सेल करोगे तो पैसे आएंगे, तो क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। दूसरी तरफ 1 सेकेंड, हाँ, इन्वेस्टमेंट आप सेल करोगे तो आप क्या कर दोगे, पैसे आपके पास आएंगे, आप ऐड कर दोगे। इन्वेस्टमेंट आप खरीद के लाओगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, आप माइनस कर दोगे। रिटर्न आपको मिल सकता है, डिविडेंड आपको मिल सकता है, इंटरेस्ट आपको मिल सकता है, डिविडेंड इंटरेस्ट जैसी चीज़ें मिलेगी, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको भी आप ऐड यहाँ पर कर दोगे। और क्या आ जाएगा आपके पास, फाइनल आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये क्या हो गई, आपकी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी सोल्व हो गई। अब देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डालते हैं। अभी आपको थोड़ा थोड़ा याद आ गया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जितनी भी हम बोरोइंग करेंगे, यानी कि पैसा उधार पे लेंगे, पैसे को वापस देंगे, वो सारी चीज़ें हमारी कहाँ आएगी, वो सारी चीज़ें हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएगी। सपोज आपने कुछ बोरोइंग की है, सपोज आपने क्या किया, बोरोइंग की है। बोरोइंग आप कैसे कर सकते हो, आप लोन ले सकते हो, अपने शेयर इशू कर सकते हो,
अपने डिबेंचर इशू कर सकते हो, और भी चीज़ों से आप क्या कर सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो। तो आपने सपोज बोरोइंग किया तो आपके पास पैसा आएगा ना, आपने शेयर इशू कर दिए, लोन आपने ले लिया, आपने शेयर इशू कर दिया, आपके पास पैसा आ गया, आपने किसी से लोन ले लिया, आपके पास पैसा आ गया। अगर आप बोरोइंग करोगे तो आप क्या करोगे, पैसा आपके पास आएगा। अब ये जो बोरोइंग आप अपने पास रख लोगे, तो आप लोग पैसे तो वापस देने पड़ेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑफ बोरोइंग। तो आपने जो बोरोइंग की थी उसको कभी ना कभी तो आपको वापस भी करना पड़ेगा, तो वो चीज़ भी हम इसके अंदर ही डालेंगे। वापस करोगे तो आपसे के पास से पैसा जाएगा। अब ना जो आप बोरोइंग करोगे उसके ऊपर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ सकती है, जैसे कि रिटर्न ऑन बोरोइंग। अब ये रिटर्न ऑन बोरोइंग क्या होता है, सपोज आपने शेयर इशू किए थे तो उसके ऊपर आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। सपोज आपने लोन लिया था तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिबेंचर के ऊपर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको देनी पड़ सकती है, और अगर ये सारी चीज़ें आप दोगे तो उसके अंदर आपको क्या हो जाता है, माइनस में आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो अगर आप बोरोइंग करोगे आपके पास पैसा आएगा, आप रिटर्न करोगे उस बोरोइंग को तो आपको पैसा देना पड़ेगा, और उसके ऊपर कुछ रिटर्न भी आपको देना पड़ सकता है। रिटर्न कैसे देना पड़ सकता है, डिविडेंड की फॉर्म में, इंटरेस्ट की फॉर्म में। भाई किसी से आपने लोन लिया है तो आपको उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, शेयर इशू किए हैं तो डिविडेंड तो आपको देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो, क्योंकि हमें पैसा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन अगर आप उधार पैसे लेते हो तो रिटर्न ऑन बोरोइंग आप क्या करते हो, माइनस करते हो, क्योंकि आपने उधार पैसा लिया है तो अभी आपको पैसा देना पड़ेगा। और फाइनल में आपके क्या पास आ जाता है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहां पर क्या हो गया, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्लोज हो गया। तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो इतनी हार्ड नहीं थी, ऑपरेटिंग थोड़ी हार्ड थी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी क्लोज हो गया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी क्लोज हो गया। अब आपके पास एक छोटा सा टॉपिक आता है, क्या, एसेट अकाउंट का। इसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, एसेट अकाउंट। अब एसेट अकाउंट आप दो तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले तो आप नॉर्मल अकाउंट बना सकते हो, और दूसरा आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन। सबसे पहले आप क्या बना सकते हो, नॉर्मल अकाउंट बना सकते हो। दूसरा आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के हिसाब से भी बनाना पड़ेगा। तो ये दो चीज़ें आपके सिलेबस में। हम देखते हैं नॉर्मल हम कैसे बना सकते हैं और एक्यूमुलेटेड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल देखते हैं कि नॉर्मल कैसे बनाते हैं। तो नॉर्मल के लिए मैं आपका एक फॉर्मेट बना लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो गया, आपका एसेट अकाउंट हो गया। ये क्या हो गया, आपका एसेट अकाउंट हो गया। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो एसिड क्या होती है हमारी, एसिड अकाउंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लो। एसिड अकाउंट का मतलब होता है जितनी भी आपकी फर्नीचर हो गया। अब एसिड का मतलब तो आपको पता ही है ना, फर्नीचर हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, आपकी मशीन हो गई, वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आपको इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मशीनरी अकाउंट यहाँ पर बनाना होगा। तो एसिड का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि, अरे भाई, MACHINE, मशीनरी अकाउंट आपको बनाना होगा। मशीनरी आप डायरेक्टली नॉर्मल अकाउंट बना सकते हो या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के हिसाब से बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अब मशीनरी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, टू बैलेंस BD। कहाँ आएगा, डेबिट साइड आएगा। ये क्या हो गया, उसका ओपनिंग बैलेंस हो गया। लास्ट में क्या आएगा, बाय बैलेंस CD। ये क्या हो गया, इसका क्लोजिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। ओके, अब सपोज आपको ना ये जो मशीनरी है, मशीनरी आपको खरीदनी है, तो आप एंट्री क्या करते हो, मशीनरी टू कैश या फिर मशीनरी टू बैंक अकाउंट। क्या, मशीनरी टू कैश या फिर मशीनरी टू बैंक अकाउंट। तो ये क्या हुआ, आपने परचेज किया मशीनरी। अब मशीनरी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये क्या दिया है आपने, डेप्रिसिएशन दिया है।
डेप्रिसिएशन दिया है, क्योंकि मशीनरी के ऊपर तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही। अब लास्ट में मशीनरी को आप सेल कर सकते हो, तो मशीनरी को सेल करोगे तो आपके पास पैसा आएगा बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा आपके पास? बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये जो आपने सेल मशीनरी की है, सपोज आपकी 10,000 की मशीनरी थी, उस पर आपने 1,000 का तो डेप्रिसिएशन लगाया था, 8,000 रुपये की उसे सेल कर दी, तो 1,000 रुपये का आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। भाई 10,000 की मशीनरी थी, 1,000 तो डेप्रिसिएशन आपने लगाया था, तो यहाँ पर सबसे पहले तो लिख दो डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन कौन सा है? सेल वाली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है केवल। जो हमारे पास ऑलरेडी है वो तो हमने यहाँ पर लगाया है, जो सेल वाला है वो हमने अलग से डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो 10,000 में से 1,000 तो हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, 8,000 हमने कैश में ले लिए। ये जो बचा हुआ 1,000 है, ये क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी कितने की थी? 10,000 की, 1,000 डेप्रिसिएशन लगा लिया, 8,000 हमने ले लिए, बचा हुआ 1,000 क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया। तो हम क्या लिख देंगे? बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब एक बार बताओ, सपोज मैंने ना यहाँ पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाया और यहाँ पर मैंने इनसे 10,000 रुपये ले लिए, मेरी मशीनरी कितने की थी? 10,000 रुपये की, उस पर 1,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 10,000 मैंने और ले लिए, तो मेरे पास कितना बचे? कितने आ गए? 11,000 आ गए। तो 11,000 में से अगर 10,000 की मशीनरी थी तो 1,000 का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मैं कहाँ पर लिखता हूँ? तो प्रॉफिट मैं यहाँ पर लिखता हूँ टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट अकाउंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये पूरा अपना मशीनरी अकाउंट आपको बनाकर दिखा दिया। ये क्या हो गया? मशीनरी अकाउंट हो गया। फिर से मैं आपको एक और बार पूरा मशीनरी अकाउंट समझा देता हूँ। वैसे तो 11th क्लास में यार एक चैप्टर था मशीनरी करके, वो पूरा आपने पढ़ा ही होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, वो तो बहुत आसान है उस चैप्टर के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा मशीनरी अकाउंट, क्योंकि ये क्या है? मेरा एसेट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट मेरे को बनाना है। तो बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी यहाँ पर आ गया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ गया, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ गया। अगर मैंने परचेज किया है तो मेरा यहाँ पर आ गया, क्योंकि मैंने पैसा दिया होगा, तो मशीनरी टू कैश, तो मैंने परचेज किया है तो यहाँ पर आ गया। डेप्रिसिएशन अगर मैं चार्ज करूँगा तो मेरा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है इधर, इसीलिए उधर की साइड आएगा। तो मैंने क्या किया? डेप्रिसिएशन। अब मैं सेल कर सकता हूँ। सेल करने में थोड़ी सी चीज़ है कि सेल में सबसे पहले तो मेरे पास पैसे आएंगे, सेल का मैं उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाऊंगा। मुझे लॉस होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं यहाँ लिखूंगा। बिल्कुल सिंपल। अब इसमें से हम कैश फ्लो के अंदर क्या क्या चीज़ें करेंगे? तो कैश फ्लो के अंदर सबसे पहले हम जितना भी पैसे हमने क्या किया है, कैसे करूँ? इससे करता हूँ। अरे भाई ये क्या है? ठीक है, ये जो जितना भी पैसा हमने पेमेंट के लिए दिया है उससे हम क्या करेंगे? मशीनरी क्या होती है? सबसे पहले मेरी इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि ये पैसा मैंने दिया है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से मैं माइनस करूंगा। ठीक है, इसके बाद डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरा? डेप्रिसिएशन मेरा होता है नॉन कैश एक्सपेंडिचर। क्या होता है? नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अगर आपको याद होगा तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम क्या करते हैं? नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम ऑपरेटिंग में से माइनस करते हैं। ये मैंने लिखा भी है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर हम ऑपरेटिंग में से माइनस करते हैं। तो ये क्या कर देंगे? हम ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे? हम ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। ठीक है, इसके बाद हमने सेल करके कुछ पैसा कमाया। क्या किया? सेल करके हमने कुछ पैसा कमाया। सेल करके कुछ पैसा कमाया तो वो क्या हो गई? हमारी इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा कमाया, इसीलिए हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे? यहाँ सिर्फ मैंने इन्वेस्टमेंट लिख दिया। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में से हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अगर मशीनरी को सेल किया है तो मेरे पास पैसा आया होगा ना, तो इन्वेस्टिंग में मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये भी क्या है? हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इसके साथ भी हम क्या करेंगे? वही सेम चीज़ करेंगे जो हमने ऊपर वाली डेप्रिसिएशन के साथ की थी, ऑपरेटिंग में से माइनस। तो ये वाला और ये वाला डेप्रिसिएशन आपका क्या है? सेम है। सेम है मतलब कि वैसे तो डेप्रिसिएशन अलग है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम होगा इन दोनों डेप्रिसिएशंस का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होता है? लॉस होता है और प्रॉफिट होता है। क्या होता है? लॉस होता है और प्रॉफिट होता है। अगर सपोज हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, 1 सेकेंड, मेरे को ऑर्गेनाइज चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये क्या हुआ? हमारे पास लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। ठीक है, अभी हमारे पास लॉस होगा तो हम क्या करेंगे? जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L है उसमें से माइनस करेंगे। लेकिन ये लॉस किसका है? ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का लॉस है। तो ये ऑपरेटिंग में क्या कर रहा है? देखो, जब हमने ऑपरेटिंग के टाइम पे पढ़ा था ना, मैंने बोला था आपसे
कि यहाँ पर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट हमें कभी कभी हो सकता है। ये क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को फटाफट ऐड कर दो, किसमें, ऑपरेटिंग में। तो यहाँ पर हम ऑपरेटिंग में इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर हमें प्रॉफिट हुआ होगा तो ऑपरेटिंग में से माइनस कर देंगे, उल्टा। तो इस तरीके से मेरा क्या बन जाएगा, मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। तो एग्जाम के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मशीनरी अकाउंट बनाना होगा। मशीनरी अकाउंट में से ये जितनी भी फिगर्स आएंगी, कौन सी, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली, ये सारी फिगर हमें क्या करनी है, कैश फ्लो में ट्रांसफर करनी होगी। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं सारी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा, बस आप क्वेश्चन वाली वीडियो देख लेना। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल तरीके से हो गया। अब हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तरीके से भी कभी कभी बनाना पड़ जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको मशीनरी समझ में आ गया ना तो वो आपको 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये आपका हो गया मशीनरी अकाउंट, टी शेप में बनाते हैं। हाँ, बड़ा करो इसे, कॉपी पेस्ट, इसे थोड़ा छोटा करो, छोटा हो गई, ठीक है। अब हमें ना, जैसे हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था, ऐसा मशीनरी अकाउंट तो हमें यहाँ पर बनाना ही पड़ता है। एक और अकाउंट बनाना पड़ता है, क्या, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट हमें क्यों बनाना पड़ता है, अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम मशीनरी अकाउंट देखते हैं। ओपनिंग बैलेंस हम क्या लिखते हैं, टू बैलेंस BD। ये क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस CD। जैसे हम एंट्रीज करते आ रहे हैं ना, बिल्कुल सेम एंट्री हम करेंगे, ठीक है। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी लायबिलिटी होता है, तो इसकी भी हमारे पास बैलेंस हमें लिखना पड़ता है। हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस। अब लायबिलिटी का हम उल्टा क्यों लिखेंगे भाई, अगर हम एसेट का यहाँ पर लिख रहे हैं तो हम लायबिलिटी का कहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी का हम यहाँ पर लिखेंगे ना, तो बाय बैलेंस BD हम यहाँ पर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। इसके बाद टू बैलेंस CD हम यहाँ लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस। और इसको भी लास्ट में हम टोटल ऐसे कर दें, ओके। हमने परचेज की तो कैश या बैंक हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर हमने क्या किया, परचेज किया, क्या लिख देंगे हम, कैश और बैंक लिख देंगे। अगर हमने परचेज की है कोई भी मशीनरी वगैरह हमने परचेज किया तो हम यहाँ लिख देंगे। बिल्कुल ऐसे ही करता जा रहा हूँ मैं जैसे कि हमने ऊपर किया था, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते टाइम हम एक नई चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैं रेड कलर से लिख देता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना था टू मशीनरी अकाउंट। अब इन दोनों रेड कलर का लिंक समझ रहे हो ना, हमने यहाँ पर लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये हमने किया क्या, ये हमने किया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। जैसे हम ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते थे, यहाँ पर क्या लगाते थे, ये वाला डेप्रिसिएशन हम लगाते थे ना डेप्रिसिएशन अकाउंट की हेल्प से, हमने यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की हेल्प से लगाया। सिर्फ इतना डिफरेंस है दोनों में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लगा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो सेल करेंगे तो हमारे पास कैश या बैंक में पैसा आएगा, तो कैश और बैंक में हमारे पास पैसा आ सकता है। कैश और बैंक में पैसा आएगा तो हम इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर मुझे लॉस हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, P&L लिख के लॉस यहाँ पर लिख दूंगा। और अगर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, 2P&L लिख के प्रॉफिट में यहाँ पर लिख दूंगा। और इस तरीके से मैं अपने अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। और ये वाला जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये वाला जो है, ये वाला भी कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन ये कौन से वाला है, सेल वाला। ये कौन से वाला है, सेल वाला। इस वाले की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हमने ये दोनों जो डेप्रिसिएशन हमने किया क्या यार, ऊपर वाला जो था वही तो है, हमने किया क्या, यहाँ पे जो ये वाला डेप्रिसिएशन है हमने इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया और यहाँ पर लिख दिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ऊपर हम क्या लिखते थे, डेप्रिसिएशन लिखते थे। इसी तरीके से ये जो सेल वाला है इसको मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। सिर्फ इतनी सी चीज़ तो की, और बिल्कुल सेम जैसा मैं कैश फ्लो में डालता था, बिल्कुल सेम ऐसा ही मैं यहाँ पर भी डाल दूंगा। हाँ 1 सेकेंड, इसे भी मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले मैं इसका बैलेंस बनाता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आ जाएगा। हमेशा यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर बच जाएगी, और वो बैलेंसिंग फिगर कहाँ की होगी, P&L अकाउंट की होगी।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक एक करके इनको जहाँ पर मैंने कैश फ्लो में डाला था वो कैश फ्लो में मैं डाल देता हूँ। टू कैश और बैंक हमने क्या किया था, परचेज किया था, तो इन्वेस्टमेंट में से हमने क्या किया था, माइनस किया था। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया था, ये वाला हमने सेल किया था, तो इन्वेस्टमेंट पे हमने प्लस किया था, इन्वेस्टमेंट पे हमने क्या किया था, प्लस किया था। ठीक है। इसके बाद हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था, हमें कुछ क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था और कुछ लॉस हुआ था। अगर हमें प्रॉफिट हुआ था तो आप ऊपर क्या किया था आपने, कहाँ पे हुआ है प्रॉफिट, ये लॉस। हमें अगर लॉस हुआ था तो ऑपरेटिंग में आपने प्लस किया था, प्रॉफिट हुआ था तो ऑपरेटिंग में से माइनस किया था। तो यहाँ पर भी कर दो ऑपरेटिंग में प्लस, लॉस प्रॉफिट होगा तो ऑपरेटिंग में से माइनस। बिल्कुल सेम जैसा हम करते आ रहे हैं ऐसे किया था। अब हमने ऊपर क्या किया था, ये जो दो डेप्रीशिएशन थे, ये वाला और ये वाला जो दो डेप्रीशिएशन थे, इन दोनों को कहाँ किया था, ऑपरेटिंग में से माइनस किया था। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन दोनों डेप्रीशिएशन को तो कुछ भी नहीं करेंगे, इस वाले को और इस वाले को, इन दोनों डेप्रीशिएशन को तो कुछ भी नहीं करेंगे। एक्यूमुलेटेड वाला जो ये वाला आया है इसको हम कर देंगे क्या, ऑपरेटिंग में से माइनस। तो हमने किया क्या है यार, अगर आप ऊपर वाले और नीचे वाले में डिफरेंस देखो तो कुछ भी हमने नहीं किया, बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, सेम है। ठीक है। यहाँ पर आपने परचेज का है, यहाँ पर आपकी सेल का है, यहाँ पर आपका लॉस है, यहाँ पर आपका प्रॉफिट है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। ये हमने इन्वेस्टिंग, ये वाला इन्वेस्टिंग, ये वाला ऑपरेटिंग, ये वाला ऑपरेटिंग, बिल्कुल सेम नीचे हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है। मैंने क्या बोला आपसे कि यार ये जो डेप्रीशिएशन है और ये जो डेप्रीशिएशन है, इन दोनों को हाथ मत लगाओ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन लिख दो। तो आपने बोला ठीक है सर लिख देंगे। अब इसका करना क्या है, मैंने कहा एक्यूमुलेटेड में भेज दो, आपने बोला भेज देंगे। मैंने बोला जो ये बैलेंसिंग फिगर बचेगी ना, ये ऑपरेटिंग में से माइनस कर देना। पहले आपने क्या कर दिया था, ऑपरेटिंग में से माइनस डायरेक्टली यहां पर कर दिया था। मैंने बोला इस बार यहां पर मत करो, इस बार नीचे हम एक नई फिगर लाएंगे, उसको ऑपरेटिंग में से माइनस कर देना। तो बिल्कुल सेम हो गया, ये दूसरा पार्ट भी आपका हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, मशीनरी अकाउंट, एसेट अकाउंट आपको बनाना आ गया। बेसिकली आपके सिलेबस में सिर्फ मशीनरी अकाउंट है, वैसे कोई भी एसेट अकाउंट इसी तरीके से बनता है। तो ये क्या हो गया, आपको मशीनरी अकाउंट बनाना आ गया। पहला नॉर्मल तरीके से कि नॉर्मली हम कैसे बना सकते हैं, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन से हम कैसे बना सकते हैं। थोड़ा ट्रिकी है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देख लो वीडियो को। और यहाँ पर आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। हमने ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पढ़ लिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमने पढ़ लिया, और एसेट अकाउंट हम कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ लिया। अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन वाली वीडियो अब आप देख सकते हो।